वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, लेट्स स्टार्ट। ठीक है जी। तो पहली तो बात, 11th में इकोनॉमिक्स कैसी लगती थी? बढ़िया लगती थी। ठीक है, अब एक सेकंड, 11th में अगर बढ़िया लगती थी या ठीक भी लगती थी तो 12th में बहुत अच्छी लगने वाली है। रीजन वन, स्टैटिस्टिक्स नहीं है। दूसरी बात, पर ये मत सोचना कि पूरा थ्योरी है, नहीं, प्रैक्टिकल है, पूरा का पूरा मैक्रो प्रैक्टिकल है, लेकिन इट इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट्स। यहां पर भी कैलकुलेशंस तो है, लेकिन यहां पे कंसेप्ट्स वाली कैलकुलेशन है। यहां पे वो गधा मजदूरी वाली कैलकुलेशन नहीं है जो 0 0 0 के अंदर चलती जाएगी। अच्छी दूसरी बात, स्क्वायर रूट नहीं है। ठीक है क्या? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूं। जैसे कि हमारे 11th के इकोनॉमिक्स के अंदर भी दो सब्जेक्ट थे, सिमिलरली आपकी 12th इकोनॉमिक्स के अंदर भी दो सब्जेक्ट हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी। दिस इज ऑफ 40 मार्क्स, दिस इज ऑफ 40 मार्क्स और 20 मार्क्स प्रैक्टिकल के। अब ये 40 मार्क्स इज इन 5 यूनिट्स एंड दिस 40 मार्क्स इज इन 3 यूनिट्स। अब ये मैं सोचना केवल 8 यूनिट है क्या? ये 8 यूनिट्स आर इनटू 20 चैप्टर्स, तो करनी पड़ेगी। टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विथ मैक्रो। ठीक है क्या? तो चलिए स्टार्ट करने से पहले मुझे बताइए, ये हम डे 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स पे भी पढ़े हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। एक सेकेंड, एग्रीगेट। ठीक है भाई, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता था, हम जो इकोनॉमिक इश्यूज होते थे वो पढ़ते थे एट अ लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल, कि एक इंडिविजुअल कितना कमा रहा है, एक इंडिविजुअल कितना प्रोडक्शन कर रहा है। यहां पर हम यू आर गोइंग टू स्टडी ओवर हियर इज इकोनॉमिक इश्यूज और प्रॉब्लम ऑफ द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। होल मतलब एग्रीगेट, मतलब वहां पे सर मैं एक इंसान की इनकम निकाल रहा था, यहां मैं पूरे देश की इनकम निकालने वाला हूं, मतलब नेशनल इनकम निकालने वाला हूं। वहां पे मैं एक देश का प्रोडक्ट, एक इंसान का प्रोडक्शन निकालता था कि इतना प्रोडक्ट करना चाहिए, यहां पे मैं पूरे देश का प्रोडक्शन निकालने वाला हूं, मतलब जीडीपी। सुना होगा ना, देश की जीडीपी गिर रही है, देश की जीडीपी ने बांग्लादेश के नीचे गई। तो कैसे गई, क्यों गई, जीडीपी निकलता कैसे, वो पूरा का पूरा हम यहां पे सीखने वाले हैं। अब एक बात बोली मैंने, पूरी देश की इनकम निकालेंगे, तो उसी से हम हमारी यहां की पहली यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है नेशनल इनकम। हमारी फर्स्ट यूनिट भी है ये। इस यूनिट के अंदर कितने चैप्टर्स हैं? 4 चैप्टर्स, और बोर्ड में इसका वेटेज कितना है? 10 मार्क्स। कंपल्सरी 10 मार्क्स का वेटेज है और इसका कंपल्सरी न्यूमेरिकल भी आएगा। अब मेरा पहला सवाल, नेशनल इनकम देख के क्या समझ आ रहा है लेमन लैंग्वेज में? नेशनल इनकम से क्या समझ आ रहा है? सबसे सही बात, देश की इनकम। नेशनल इनकम अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूं पढ़ने से पहले, तो सर नेशनल इनकम है देश की इनकम, देश की इनकम। अब अगली बात, सर इनकम कहां से आती है, इनकम कहां से आती है? तो हमने 11th के अंदर देखा था, अगर आपने पढ़ा था तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज। तो वहां पर हमने एक बात जानी थी, क्या बात जानी थी, कि सर इनकम इज जनरेटेड इन द प्रोसेस ऑफ, कि सर इनकम कहां जनरेट होती है? जब प्रोडक्शन होता है। याद करिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। क्या क्या मिलता था? लैंड को रेंट मिलता था, लेबर को वेजेस, कैपिटल पे एंटरप्रेन्योर को। तो हमें यह पता चला था कि सर प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करो, इनकम ही इनकम होगी। तो इन शॉर्ट क्या मैं कह सकता हूं, सर जहां भी प्रोडक्शन होता है, जहां भी प्रोडक्शन होता है वहां पे इनकम जनरेट होती है। अरे हाया ना, जहां भी प्रोडक्शन होता है वहां पर इनकम जनरेट होती है। तो अब अगली बात आई, सर प्रोडक्शन तो यूएसए में भी हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है। प्रोडक्शन जापान में भी हो रहा है, प्रोडक्शन होनोलुलु में भी हो रहा है। अरे हाया ना, प्रोडक्शन तो होनोलुलु में भी हो रहा है। अरे लेकिन हम इंटरनेशनल इनकम निकाल रहे हैं क्या? हमें किससे मतलब है? नेशनल इनकम से। हमारा नेशनल क्या है? इंडिया। तो हमें किससे मतलब है? इंडिया से, इंडिया के प्रोडक्शन से, इंडिया के प्रोडक्शन से। मतलब जो भी प्रोडक्शन इंडिया के अंदर होगा
हमें केवल उसी इनकम से मतलब है। अब अगला सवाल, सर इंडिया क्या है? इंडिया क्या है? ए वेरी गुड, देश बोला वो। चलिए चलिए, हाँ जी, इंडिया क्या है? कंट्री है, वेरी गुड। अगली बात, इंडिया अगर मैं बोलूं तो इंडिया मतलब भारत, भारत माता की जय। अब अगली बात, लेकिन इंडिया का मतलब क्या है? इंडिया का मतलब क्या है? इन शॉर्ट अगर मैं किसी लेमैन इंसान से बोलूं भाई इंडिया का मतलब क्या, तो उसके दिमाग में क्या आएगा? भारत का नक्शा, कि बोले ये इंडिया है। भारत का नक्शा मतलब ये इंडिया है। अब एक रूल बता रहा हूं क्लास का, मेरा मजाक उड़ा लेना, मेरी पढ़ाई का मजाक उड़ा लेना चलेगा, मेरी ड्राइंग का नहीं उड़ाओगे। अब किसी भी लेमैन इंसान को बोलूं, लेमैन इंसान मतलब जिसने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है, उसको बोलेंगे भारत का है, तो वो क्या करेगा? हंसोगे नहीं, पहले ही बोल रहा हूं। ये क्या है? शाबाश, इंडिया का मैप। तेरी आवाज नहीं आएगी, मेरी आएगी केवल। हाँ, इंडिया का मैप। अब लेमन इंसान के हिसाब से इंडिया क्या? लेमन हिसाब से इंडिया मतलब ये, मतलब इस एरिया के अंदर जो भी प्रोडक्शन होगा उसको इंडिया का प्रोडक्शन बोलेंगे। नॉर्मली यही समझ आया ना, है ना? ये जो पूरी बाउंड्रीज होती है ना, ये पूरी बाउंड्रीज है, इसको हम कहते हैं पॉलिटिकल फ्रंटियर्स। क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल फ्रंटियर्स। क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल फ्रंटियर्स। अब लेकिन इकोनॉमिक्स केवल इसको इंडिया नहीं मानता, इकोनॉमिक्स केवल एरिया को इंडिया नहीं मानता। मतलब इकोनॉमिक्स बोलता है, एक टर्म है कौन सा, इकोनॉमिक्स बोलता है एरिया को डोमेस्टिक टेरिटरी। क्या बोलता है? डोमेस्टिक टेरिटरी, या फिर इसका एक और नाम है इकोनॉमिक टेरिटरी। अब अगली बात आई, सर ये डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है? ये टेरिटरी मतलब एरिया, टेरिटरी मतलब एरिया, डोमेस्टिक मतलब इंडिया। कैसे भाई? फ्लाइट्स में गए हो, कभी तो गए होगे, तो कभी गए होगे तो देखा होगा, एक होती है डोमेस्टिक फ्लाइट, एक होती है इंटरनेशनल फ्लाइट। तो अगर आप डोमेस्टिक फ्लाइट ले रहे हो तो तुम कहां घूम रहे हो? इंडिया में। इंटरनेशनल में इंडिया के बाहर जाते हो। तो डोमेस्टिक मतलब मैं बोल दूं एक तरीके से इंडिया, और टेरिटरी मतलब एरिया। इन शॉर्ट डोमेस्टिक टेरिटरी अगर लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो इंडिया का एरिया। अरे हाँ या ना? लेकिन इकोनॉमिक्स ने डिफाइन किया इकोनॉमिक टेरिटरी, या मैं बोलता हूं डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब कोई भी ऐसा एरिया जहां पे उसके गवर्नमेंट की चलती है और उस गवर्नमेंट के लोगों वहां पर फ्रीली दे कैन मूव, दे कैन ट्रांजैक्ट, दे कैन अर्न इनकम। इन शॉर्ट कोई सा भी एरिया हो जहां पे हमारे इंडिया की गवर्नमेंट की चलेगी, मतलब गवर्नमेंट बोले तो मोदी जी, मोदी जी की जहां भी पूरे दुनिया में चलेगी और वहां पे उनकी चलेगी, तो उनके लोग मतलब हम लोग जहां पे इजीली गुड्स ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, कैपिटल का मूवमेंट कर सकते हैं, वो सारा एरिया किसके अंदर आएगा? डोमेस्टिक टेरिटरी। सिंघम देखिए, सिंघम, उसमें जयकांत शिकरे बोलता है ना, सिंघम ये मेरा इलाका है, वेलकम टू गोवा। तो उसका मतलब क्या था? इस एरिया में मेरी चलती है। ये लास्ट ईयर लक्ष्य ने बोला था, सर ये फॉई सागर के उधर वाला एरिया मेरा है, हाँ या ना? तो उसका मतलब क्या था? सर ये मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी है। तो एक बार मैंने आज आपको बुक के नोट्स दिए सबसे पहले, तो उसमें आप देखो सबसे पहले एक हाईलाइट दिखेगा येलो में, उधर लिखा है इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब अकॉर्डिंग टू द यूएन। मिल गया क्या सबको? इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी is the geographical territory administered by a government within which persons, goods and capital circulate freely। मतलब ऐसा है कोई भी एरिया जिसके अंदर उस गवर्नमेंट की चलती है, गवर्नमेंट की चलती है मतलब उसके अंदर उस कंट्री के लोग फ्रीली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, वो किसके अंदर आता है? डोमेस्टिक टेरिटरी। बोले तो दूसरा नाम इकोनॉमिक टेरिटरी। तो एक बात तो समझ आ गई, सर इसके अंदर तो हमारी चलती है, भाई ये तो ऑब्वियस बात है, हमारी कंट्री यहां तो हमारी चलती है। अब इसके अलावा और क्या क्या आता है? क्या बोला? इसके अलावा क्या क्या आता है? तो इकोनॉमिक्स में बोला डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब एक तो ये आ गए, इसको क्या कहते हैं भाई? इंडिया के मैप को क्या बोलोगे? पॉलिटिकल फ्रंटियर्स। ये तो सर आने ही वाला है।
डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब पॉलिटिकल फ्रंटियर्स तो आने वाले हैं, इसके अलावा और क्या क्या आने वाला है? इसके अलावा मैं बोलूं वो सारी जगह आने वाली है जहां पे हमारी चलती है, हाँ या ना? तो इसके अलावा कौन से अब देखिए, सबसे एक पहला एग्जांपल आया, सुनना। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स which is what operated by residents of our country। कहने का मतलब, अब मुझे बताओ हमारे जो शिप्स एंड एयरक्राफ्ट हैं वो केवल इंडिया के अंदर घूमते हैं क्या? बाहर भी जाते हैं, बाहर भी जाते हैं। मान लीजिए आप पायलट हैं, मतलब आप एयरक्राफ्ट चला रहे हैं, मान लीजिए आप एयरक्राफ्ट चलाते हुए यूएसए के उधर से गए, तो वो एरिया भी किसके अंदर आएगा? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में। आपके दिमाग में आना चाहिए सवाल, सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि सर शिफ्ट एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय इंडिया, मतलब आप इंडियन हो, आप रेसिडेंट हो, आप यूएसए के अंदर, मान लो यूएसए से होनोलुलु होते हुए आप इंडिया आ रहे हो, तो यूएसए और होनोलुलु में जब आप हो तब भी आप किसके अंदर आओगे? डोमेस्टिक टेरिटरी। ऐसा क्यों? तो सारा आसमान हमारा। हाँ करेक्ट। एक बात समझो, उस शिफ्ट एंड एयरक्राफ्ट के अंदर जो भी एक्टिविटीज होगी उस पे तो हमारे राज है। हमें डोनाल्ड ट्रंप तो ना बोल सकता है, नहीं डोनाल्ड ट्रंप तो अपनी अब कौन है, जो बाइडेन, हमें तो ना बोल सकता है कि भैया एयरक्राफ्ट के अंदर तुम मैगी नहीं दोगे, कोल्ड ड्रिंक नहीं दोगे। भाई आप फ्लाइट में गए तो आपने कभी खाई होगी ना मैगी, कोल्ड ड्रिंक जो भी, तो उसमें जो इनकम होती है वो आप यूएसए की गवर्नमेंट को दोगे या इंडिया की गवर्नमेंट को दोगे? इंडिया की गवर्नमेंट को। तो कहने का मतलब शिप के नीचे वाला इलाका, ऊपर वाला इलाका हमारा नहीं है, लेकिन शिप और एयरक्राफ्ट वाला इलाका हमारा, क्योंकि उधर हमारी चलेगी, हाँ या ना? दूसरी बात, अब सिमिलरली जस्टिन बीबर आ रहा है इंडिया के उधर एयरक्राफ्ट में उसके, वो किसके अंदर आएगा? हमारे अंदर या यूएसए के अंदर? यूएसए अंदर। क्यों? क्योंकि हम भी जस्टिन बीबर को मैगी खाने से मना नहीं कर सकते। कहने का मतलब जब वो एयरक्राफ्ट लेके आएगा इंडिया में तो हमारी चलेगी नहीं, उसी की चलेगी, हाँ ना? उधर जो भी शिप और एयरक्राफ्ट के अंदर जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी होगी वो उसके कंट्री की होगी। ये बात समझ आई क्या? अरे हाँ या ना? क्या कह रहा है? तो बेटा बात तो उनकी चलती है, समझा क्या? अरे हाँ या ना सबको? दूसरी बात पढ़ते हैं इस पॉइंट को, पहले आइए। इन एडिशन टू पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, domestic territory also includes first ships and aircraft owned and operated by normal residents between two or more countries. For example, planes operated by Air India between Russia and Japan are part of domestic territory of India. Similar बात आई। Similarly, planes operated by Singapore Airways between India and Japan are part of domestic territory of सिंगापुर। जैसा मेरा वाला एग्जांपल, अपन एयरप्लेन लेके जा रहे हैं तो अपने अंदर, जस्टिन बीबर लेके आ रहे हैं तो यूएसए के अंदर। समझा ये बात? अरे हाँ या ना? सबको समझ आया? चलिए दूसरा है फिशिंग वेसल्स, ऑयल रिग्स एंड नेचुरल गैस इन इंटरनेशनल वाटर्स विच इज ऑल्सो ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। वो भी किसके अंदर आएगा? ऐसा क्यों? आपने वो देखी मूवीज वगैरह, ये समझ आ रहा है कि देख के ये क्या बात है? ये फिशिंग वेसल्स, फिशिंग तो समझ आ गई होगी, इंटरनेशनल एरिना में आप फिशिंग करने गए बोट पे। वेसल्स, ऑयल रिग्स, नेचुरल गैस, समझ आ रहा है क्या कुछ? क्या समझ आ रहा है? किसी ने वो पिक्चर देखी है मैग्लोडॉन, शार्क वाली, या कोई पिक्चर देखी जहां से ऑयल जनरेट करते हैं? ऑयल आपको ये तो पता है समुद्र से लेके आते हैं, केवल मुंबई नहीं, मुंबई के बाहर से भी लेके आते हैं इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर। तो अगर कोई इंडियन रेसिडेंट जिसके पास उस इंटरनेशनल वाटर के अंदर ऑयल निकालने का कॉन्ट्रैक्ट है, तो जो कंटेनर होगा, जो पूरी जगह होगी, वो भी किसके अंदर आएगी? डोमेस्टिक टेरिटरी। भाई जैसे रिलायंस है, वो केवल मुंबई के उधर वाले सी से पानी ऑयल नहीं निकालता, इंटरनेशनल वाटर से भी ऑयल निकालता है, तो उसके लिए ऑयल रिग्स बनते, गैस चैम्बर्स बनते पूरे ओशंस के अंदर। तो वो वाला जो एरिया है वो भी किसके अंदर आएगा?
डोमेस्टिक। क्यों भाई? क्योंकि उसके पास उसकी एक्सक्लूसिव राइट्स है, वहीं से वो ही ऑयल जनरेट कर सकता है, कोई और आके बोल नहीं सकता कि भाई मैं भी ऑयल निकालूंगा ऐसे। उसके पास यहां की क्या है? एक्सक्लूसिव राइट्स। समझा क्या? सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं और ढंग से समझ आएगा। फिशिंग वेसल्स, oils and natural gas rigs, floating platforms operated by resident of the country in international water where they have exclusive rights of operations. For example, fishing boats operated by Indian fishermen in international waters of Indian Ocean will be considered as a part of domestic territory of India. आपको ये बात भी पता होगी, इंडिया केवल ये बाउंड्रीज नहीं है, इसके बाहर 12 नॉटिकल माइल्स भी इंडिया का पार्ट ही होता है। तो इधर अगर मैं फिशिंग करूंगा तो मैं डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। इसके अलावा कई और बाहर जगह है जहां पे मैंने ऑयल निकालने का पूरा वो प्रोजेक्ट डाल रखा है, तो प्रोजेक्ट वाला जो एरिया है वो भी किसके अंदर आएगा? डोमेस्टिक। समझा ये बात? अरे हाँ या ना? अब आते हैं एक और अच्छी बात पे। तीसरा, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री कैंप्स लोकेटेड अब्रॉड। अब एक तो इधर बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई हैं, तो समझते हैं क्या क्या बोला। एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री कैंप्स लोकेटेड अब्रॉड। ये पता है क्या एम्बेसी क्या होती है? ये पता है क्या एम्बेसीज क्या होती है? बोलिए। हाँ हाँ बताओ बताओ। किसी को आइडिया नहीं? एम्बेसी वीजा प्रोवाइड करती। और बेबी मूवी देखिए, मूवी की बात कर रहा हूं। हाँ, उसमें अक्षय कुमार उसको लेके आता है, टेररिस्ट को याद करो तो एम्बेसी जाते हैं सबसे पहले। एयरलिफ्ट पिक्चर देखिए, एयरलिफ्ट एक और। अब समझिए व्हाट इज एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट। समझो समझो, मुझे पता है तुम्हें बहुत पता है। इधर देखो, एम्बेसीज कॉन्सुलेट्स क्या होते हैं भाई? ऑब्वियस बात है, क्या हमारी कंट्री के लोग बाहर रहते हैं क्या? क्या बाहर की कंट्री के लोग हमारे इधर रहते हैं क्या? रहते हैं। तो हर कंट्री के अंदर दूसरी कंट्रीज की एम्बेसीज लोकेटेड होती है, कॉन्सुलेट्स लोकेटेड होते हैं। अब आपको समझ आना चाहिए सर, ये एम्बेसी कॉन्सुलेट तो सेम सेम बातें हैं। तो एम्बेसी एक ऐसी जगह है जो उस देश के इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करेगी। मतलब मान लीजिए इंडिया की एम्बेसी इंडिया में तो होगी नहीं, ये तो कॉमन सी बात है। इंडिया की एम्बेसी कहां होगी? बाहर होगी। मान लीजिए यूएसए में, मान लीजिए यूएसए में। अब यूएसए के अंदर इंडिया की एम्बेसी है, तो इंडिया की जो एम्बेसी है उसका काम क्या होगा? उसका काम होगा इंडियन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। इंडियन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना मतलब इंडिया के जो नेशन दूसरे कंट्रीज का जो रिलेशनशिप्स है उनको डेवलप करना और उनको प्रोटेक्ट करना। मतलब एम्बेसी का काम क्या है? दूसरी कंट्री, इसको हम बोलेंगे होस्ट कंट्री, होस्ट कंट्री के अंदर जाके होम कंट्री के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। ये किसका काम होता है? एम्बेसीज का। मतलब अगर इंडियन एम्बेसी यूएसए में है तो उसका काम है कि इंडिया का इंटरेस्ट यूएसए के अंदर प्रोटेक्टेड रहे। दूसरा सेम ऐसा होता है एग्जांपल, और क्या? कॉन्सुलेट्स। तो कॉन्सुलेट्स का काम भी यही है, लेकिन कॉन्सुलेट्स का काम होता है इंडियन लोगों का इंटरेस्ट। यहां पे एम्बेसी का काम है देश को प्रोटेक्ट करना, कॉन्सुलेट्स का काम है देश के लोगों को प्रोटेक्ट करना। ये बात समझ आई? अरे हाँ या ना? ये बात समझ आई? सिमिलरली मैं बोलूं बाहर की कंट्री की भी एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स इंडिया के अंदर होंगे। अब एक बात बताओ, यूएसए के अंदर एम्बेसी है हमारी, तो उधर यूएसए की चलेगी हमारी चलेगी? हमारी चलेगी। हमारी एम्बेसी के अंदर आके कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। समझा क्या? तो इकोनॉमिक टेरिटरी अभी क्या बोल रहा था सर? कोई सा भी ऐसा एरिया जहां पे हमारी चलती हो, कोई सा भी एरिया जहां पे हमारी चलती हो, तो ऑब्वियस बात है एम्बेसीज हुई, कॉन्सुलेट्स हुई, उधर हमारी चलेगी। लोकेटेड अब्रॉड, लोकेटेड अब्रॉड। अब अगली बात आई सर, ये मिलिट्री कैंप्स क्या है? ये मिलिट्री कैंप्स क्या है? हाँ हाँ करेक्ट, ऑप्स वगैरह इनके लिए जाते हैं, ऑपरेशन के लिए जाते हैं। मान लीजिए इंडियन आर्मी कहीं गई, अफ्रीका में, न्यूजीलैंड गई, ऑस्ट्रेलिया गई फॉर ट्रेनिंग और समथिंग, तो आर्मीज वाले किसके अंदर रहते हैं? होटल में रहते हैं क्या? किसके अंदर रहते हैं? मिलिट्री
कैंप्स के अंदर। उरी पिक्चर देखी थी, तो उसमें भी वो कैंप्स में ही होते हैं। गॉट इट? तो सिमिलरली जो आर्मीज वाले होते हैं वो कहाँ होते हैं? मिलिट्री कैंप्स के अंदर। अब मिलिट्री कैंप्स इंडिया के बाहर होंगे। मान लीजिए मिलिट्री कैंप बना कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में गए, आर्मी वाले किधर गए? ऑस्ट्रेलिया में। तो उन्होंने उधर रहने के लिए खुद के क्या बनाए होंगे? मिलिट्री कैंप्स। अब उस मिलिट्री कैंप में कोई भी ऑस्ट्रेलियन आ जाएगा क्या? वो आ गया तो ऑब्वियस बात, ऐसे ही अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वाला एरिया है। तो कहने का मतलब हमारे मिलिट्री कैंप्स जो दूसरी कंट्रीज के अंदर सिचुएटेड है वो किसके अंदर आएंगे? किसके अंदर आएंगे? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, सर आप बोल रहे हो इनकम 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 देख रहे हैं, ये तो सर ये एम्बेसी कॉन्सुलेट मिलिट्री कैंप में कौन सी इनकम जनरेट हो रही है? करेक्ट, वहां पे लोगों को जॉब मिलती है, वहां पे वो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उस सर्विसेज के अगेंस्ट उनको सैलरी मिलती है। सैलरी मिल रही है, फैक्टर सर्विस है ये भी। लेबर, लेबर को क्या मिलता है? सैलरी एंड वेजेस। तो प्रोडक्शन हुआ क्या, तो इसलिए ये भी इनकम हुई। तो हमें समझ आया। अरे सर क्या समझ आया? पॉलिटिकल फ्रंटियर या मैं बोलूं डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या आ रहा है? सर इंडिया आ रहा है, देखो ठीक है, ये हंस क्यों रहे हो? इसके अलावा शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट कहीं भी, फिशिंग वेसल ऑयल रिग्स नेचुरल रिग्स ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट्स कहीं भी। इसके अलावा हमारी एम्बेसीज, हमारे कॉन्सुलेट्स और हमारे मिलिट्री कैंप जो कहां सिचुएटेड है? अब्रॉड, क्योंकि इंडिया में तो होंगे ही नहीं, इंडिया में है तो ऑलरेडी इंडिया का पार्ट है, तो इसलिए इधर क्या स्पेसिफिक किया? अब्रॉड। वो भी किसके अंदर आएगा? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। समझा क्या सबको? तो कोई भी पूछे सर डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, फिशिंग वेसल्स, ऑयल, नेचुरल गैस, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट्स प्लस एम्बेसीज, मिलिट्री कैंप्स एंड कॉन्सुलेट्स लोकेटेड अब्रॉड। वो सब किस में आएंगे? डोमेस्टिक टेरिटरी। अब अगला सवाल कि पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंदर या मैं बोलूं डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या नहीं आएगा? क्या नहीं आएगा? तो डोमेस्टिक टेरिटरी विल नॉट इंक्लूड, डोमेस्टिक टेरिटरी will not include what? Similarly बाहर की embassies, consulates and military camps a located where? located in India। ये भी किसके अंदर नहीं आएंगे? इंडिया के अंदर। समझिए क्यों नहीं आएंगे? कोई जरा रीजन दे दे भाई। मैंने बोला समझिए, मान लीजिए यहां पर रशिया की एम्बेसी है भाई, एम्बेसी है, हाँ छोड़ो तुम लायक नहीं हो, बस भाई बस। चाइना की एम्बेसी है चाइना की एम्बेसी मान लीजिए इंडिया में है, तो ये किसका पार्ट होगी? कृष्णा, शाबाश। बच्चा रशिया सुनते रशिया में ही घूम रखा है, कुछ भी हो सर सब रशिया, शाबाश। हाँ जी, ये क्वेश्चन लड़कों से नहीं पूछूंगा मैं। हाँ, उन्नति, चाइना की एम्बेसी इंडिया के अंदर किसका पार्ट? चाइना का पार्ट। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि चाइना की एम्बेसी के अंदर हमारा राज नहीं चलेगा। किसका राज चलेगा? चाइना का। समझे क्या? सिमिलरली चाइना के अंदर हमारी एम्बेसी इंडिया की। समझा क्या? हाँ है ना, है हाँ है ठीक है क्या? इसके अलावा इधर होनोलुलु का कॉन्सुलेट है, अदिति, किसका पार्ट? जो भी है किसका है ये? हाँ जी, होनो लुलु का पार्ट है। करेक्ट क्या? ठीक है।
अगली बात कार्तिक, साउथ अफ्रीका का मिलिट्री कैंप यहां लगा हुआ है, साउथ अफ्रीका का मिलिट्री कैंप लगा हुआ है किधर, साउथ अफ्रीका का पार्ट, समझा क्या? सीधी सी बात है, साउथ अफ्रीका के मिलिट्री कैंप में हम भी जा नहीं सकते, ना ही हम होनोलुलु के कॉन्सुलेट में जाके कुछ कर सकते हैं, ना ही हम चाइना के एम्बेसी के अंदर जाके कर सकते हैं। ये किसका पार्ट होगी? इनके रिस्पेक्टिव कंट्रीज का, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होंगे। अगली बात सर, और क्या पार्ट नहीं होते? अरे तुमने कक्षा 11वीं बिजनेस स्टडीज पढ़ी तो नहीं होगी, लेकिन उधर एक नाम सुना होगा, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऊनो गेम है बे, यूनाइटेड नेशन एक्सेट्रा। ये क्या है सारी? ये सारी क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये किसी भी कंट्री का पार्ट नहीं होती, ये एक इंटरनेशनल स्पेस का पार्ट होती है, समझे क्या? अरे हाँ ना, जैसे यूनिसेफ वगैरह हुए, हाँ जी, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट करती है, इनकी पूरी कंट्री होती है, इनकी कमिटीज अलग बनती है। ये किसका पार्ट होती है? ये किसी भी कंट्री का पार्ट नहीं, ये इंटरनेशनल एरिया का पार्ट है, तो ये भी इंडिया के अंदर नहीं आती। अब समझो, 2 मिनट समराइज करते हैं। तो पॉलिटिकल फ्रंटियर्स सर, डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या आ रहा है? पॉलिटिकल फ्रंटियर्स प्लस शिप्स एंड एयरक्राफ्ट प्लस फिशिंग वेसल्स, ऑयल रिग्स, नेचुरल गैस, ये दोनों ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स एंड रेसिडेंट्स, प्लस हमारी एम्बेसीज, हमारे मिलिट्री कैंप्स, हमारे कॉन्सुलेट्स लोकेटेड, ये सब किसके अंदर आएंगे? हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में। हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में सर क्या नहीं आएगा? बाहर की कंट्रीज की एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री कैंप लोकेटेड इन इंडिया, हमारा पार्ट नहीं है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, हमारा पार्ट नहीं है। समझ आई बात? ये सबको समझ आई क्या? पक्का? चलो इसकी एक रीडिंग मारते हैं, फिर थोड़े क्वेश्चंस पूछते हैं। चलो आ जाओ। सेकंड पॉइंट पढ़ लिया था हमने, थर्ड पॉइंट नहीं पढ़ता, राइट? Embassies, consulates, military establishments of a country located abroad. For example, Indian embassy in Russia is a part of domestic territory of India. अगली बात आई, domestic territory does not include, क्या domestic territory के अंदर नहीं आता? Sir, embassies, consulates, military establishments of a foreign country. For example, Japanese embassies in India is a part of डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ जापान। ये बात समझ आई? सेकंड बात आई, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएनओ, WHO लोकेटेड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। चाहो तो इसके लिख दो, दे आर कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल एरिया। समझा क्या? अरे हाँ या ना? अब अगली बात आपको समझ आनी चाहिए, सर ये इतना डिटेल में हमने क्यों पढ़ा, इतना डिटेल में हमने ये बात क्यों पढ़ी? तो ये डिटेल में हमने बात इसलिए पढ़ी क्योंकि हम देखेंगे कि प्रोडक्शन किधर हुआ, हम देखेंगे इनकम निकालने के लिए प्रोडक्शन। हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा? सर जहां प्रोडक्शन होता है वहां इनकम जनरेट होती है। अरे हम हमारी इनकम निकाल लिए, तो हमें किससे मतलब है? जो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोडक्शन हुआ उससे। कहने का मतलब सर प्रोडक्शन इनसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी, प्रोडक्शन इनसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी, प्रोडक्शन आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी। ये चीज समझने के लिए हमें पहले समझना जरूरी था कि डोमेस्टिक टेरिटरी होता क्या है। अगर वो चीज डोमेस्टिक टेरिटरी के इनसाइड हुई है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा। क्या मैं बोलूं? इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम। इफ इट, अगर ये डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर हो रही है कोई भी इनकम जनरेट, प्रोडक्शन, वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं होगा। ये वाली जो बात है ये आप लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रोडक्शन एक्टिविटी inside domestic territory included in domestic income, outside domestic territory not included in domestic income.
अच्छा, अगली बात मैं आपको बता दूं, आपको एक रजिस्टर अलग से इकोनॉमिक्स का बनाना पड़ेगा, और अभी ही बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे और बहुत सारे नोट्स में अलग से लिखवाऊंगा, वो उसके लिए काम होगा। क्या बात है, देख बेटा, शीट दिए तेरे को एक। चलिए, कॉपी किया। अब क्वेश्चन सुनना, मैं ये क्वेश्चन कराने वाला हूं आपसे, ये पूछना चाहता हूं कि जो भी इनकम होने वाली है, ये इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है या नहीं। अब मुझे बताओ, डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है या नहीं। उसके लिए पहले आपको क्या देखना पड़ेगा? आपको पहले देखना पड़ेगा वो प्रोडक्शन किधर हुआ। डोमेस्टिक टेरिटरी में हुआ तो डोमेस्टिक इनकम पार्ट है, डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं हुआ तो इनकम का पार्ट नहीं है। ये बात समझ आ गई ना? चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जिसको आए वो आंसर देना, रेज हैंड कर लेना। प्रॉफिट अर्न बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इन महाराष्ट्र। रिधिमा, करेक्ट, इट विल बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया। सेकेंड, प्रॉफिट अर्नड बाय टेस्ला। टेस्ला तो जानते हैं हम। ये तो कैसे पहले रेजेंट किया, मेरे को जगह तो बताएं दे। इन भोपू का बाड़ा है। भोपू का बाड़ा कहाँ है? इनको पता होगा, ये सोफिया के पास है, सोफिया से जस्ट पहले। तनीश को पता होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, अगला सवाल, प्रॉफिट अर्न बाय टेस्ला इन भोपू का वाड़ा, क्या ये डोमेस्टिक इनकम का पार्ट या नहीं है? वाले रेजन करिए। नहीं नहीं, बाकी सब नो। क्या आपकी चुप्पी को ना समझूं? एक बात समझिए, यहां पे मैंने इधर कहीं भी मैंने नॉर्मल रेसिडेंट का जिक्र मैंने केवल 2 जगह किया है। नॉर्मल रेसिडेंट का जिक्र मैंने केवल 2 जगह किया है। बाकी जगह जो मैंने बोला, अगर डोमेस्टिक टेरिटरी में हुआ, किसी ने भी किया, हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब, प्रॉफिट अर्न बाय टेस्ला इन भोपू का बाड़ा will be considered in our domestic income. Why? Because भोपू का बाड़ा कहां है? डोमेस्टिक, ए सोफिया, डोमेस्टिक टेरिटरी में। समझा क्या? ये रेसिडेंट का कंसेप्ट नहीं था। रेसिडेंट केवल कहां देखने? रेसिडेंट केवल कहां देखने? यहां। बाकी तो हमने पहले, सबसे पहले क्या बोला था? पॉलिटिकल फ्रंटियर। ये भोपू का बाड़ा कहीं यहां कहीं है। एक सेकेंड। नहीं तो टैक्स हमें देगा ना। होगी, तो उसका डाउट ये भी तो था कि बाहर भी तो जाएगी इनकम वापस,
जाएगी, लेकिन हमें टैक्स तो देके जाएगी। समझा क्या? चलिए, तो दिस विल बी, अरे दिस विल बी इंक्लूडेड। समझा क्या? समझा क्या? अब तीसरी बात, सैलरी रिसीव्ड बाय होनोलुलु residents in Indian embassy located in, इंडिया की एम्बेसी इंडिया में क्यों होगी? होनोलुलु। क्वेश्चन सुनना, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। सैलरी रिसीव्ड बाय होनोलुलु रेसिडेंट्स इन इंडियन एम्बेसी लोकेटेड इन होनोलुलु। बताइए किसका पार्ट? अरे सोचो ना, सोचो सोचो, 10 सेकंड का सोचो कि तुम 1 साल से तो ना पढ़ रहे हो, ये नया कंसेप्ट है, दिमाग लगाओ, सोचो, ट्रिकी चीज है। यस नो, यस नो, यस वाले रीजन। चलो 1 2 3 5, ये बोले तुक्का लगा देते हैं। हाँ भाई, लॉटरी चल रही है यहाँ पे। हाँ चलिए, यस वाले, नो वाले, नो वाले, और ये क्या है? हाँ नो वाले, ठीक है। अब 1 सेकंड तुम वापस देखो बात, क्या मैंने यहां पे रेसिडेंट्स की बात करी है? अब अगली बात, हमें क्या देखना होता है? डोमेस्टिक इनकम में क्या आ रहा है? कहां पे कैसे देखते हैं कि वो काम डोमेस्टिक टेरिटरी में हुआ क्या? पहले मुझे बताओ, इंडिया की एम्बेसी होनोलुलु में किसका पार्ट? इंडिया का। तो वहां जो भी इनकम जनरेट हुई, किसका पार्ट? इंडिया का। हाँ जी विनोद, यस। समझा क्या? क्यों क्यों क्यों? ध्यान दो, सुनो, नया कंसेप्ट है, टाइम लगेगा, अभी खूब सारे क्वेश्चंस और करेंगे नेक्स्ट क्लास में भी, लेकिन अभी समझो हमें कैसे पकड़नी बात। हमें देखना है प्रोडक्शन एक्टिविटी किधर हुई? डोमेस्टिक टेरिटरी में हुई क्या? मुझे एक बात बताओ बस, क्या इंडिया की एम्बेसी होनोलुलु में हमारा पार्ट या होनोलुलु का पार्ट? हमारा पार्ट। हमारा पार्ट तो यानी देश की इनकम। समझा क्या? अरे हाँ या ना? अब चौथी बात, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियंस, सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियंस इन जापानीज एम्बेसी, इन जापानीज एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया, लोकेटेड इन चांदनी चौक। सुनिए, सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियंस इन जापानीज एम्बेसी लोकेटेड इन चांदनी चौक। यस वाले, अरे भाई वाह, शाबाश। चांदनी चौक टू चाइना, अक्षय कुमार काम कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ बताइए, यस वाले, कि ये इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है? कोई भी नहीं, सबको समझ आ गया? नो, नो वाले, क्या बात है, कैसे पकड़ा हमने? डोमेस्टिक टेरिटरी में है क्या? जापान की एम्बेसी जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी में है, तो उधर जो भी इनकम हो, प्रोडक्शन हो, हमारा पार्ट नहीं है, इसलिए इसका आंसर नो। इसलिए इसका आंसर कौन सा? भाई भोपू का बाड़ा तू अभी समझ आ गया, सोफिया के उधर है। सोफिया किसके इधर आती है? इंडिया के अंदर आती है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में। डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाई हो, कोई भी करे, किसका पार्ट? अब इस, वेरी गुड, यू आर अ गुड क्वेश्चन। पर एक बात देखो, डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या नहीं आता? बाहर की एम्बेसी इंडिया में, जापान इंडिया में, तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट ही नहीं है, दिस इज आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी, इसलिए इसका पार्ट नहीं हो रहा। टेस्ला अबे काम किधर कर रही है? एरिया देख रहे हैं, एरिया, कौन नहीं, कहां। समझा क्या? भूपू का बाड़ा। ठीक है क्या? चलिए अगली बात, लास्ट लास्ट, प्रॉफिट अर्न्ड बाय एएसआई इन दुबई। अब बताओ, यस वाले, नो वाले,
मुझे बताओ, क्या दुबई हमारा हिस्सा है? दुबई हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है? नहीं है। क्या ये आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी हुआ? तो ये हमारी कंट्री का पार्ट हुआ क्या? नो। तो एएसआई ने जो दुबई में इनकम कमाई वो दुबई की डोमेस्टिक इनकम में आएगा, दुबई की डोमेस्टिक इनकम के अंदर आएगा। अभी आप सबके दिमाग में एक कंफ्यूजन चल रहा होगा, सर कमाया तो रेसिडेंट ने है, कमाया तो रेसिडेंट ने। ये रेसिडेंट वाला कंसेप्ट नेशनल इनकम के अंदर देखेंगे। हम आज पढ़ रहे थे डोमेस्टिक इनकम। पूरा एडजस्टमेंट होता है, ऐसी तो ना 10 मार्क का चैप्टर, 4 चैप्टर तुम्हें आज ही नेशनल इनकम निकालना आ जाएगा? टाइम लगेगा, 1 महीना लगेगा, तब तक नेशनल इनकम पे पहुंचेंगे। समझा क्या ये बात? समझ आया क्या? तो एक बार मैं पूरा रिवाइज कर रहा हूं, क्या क्या देगा। हमने स्टार्ट किया आज नेशनल इनकम की यूनिट। हमने स्टार्ट किया सर इनकम निकालनी है देश की, तो उसके लिए हमने एक बात देखी, सर इनकम इज जनरेटेड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो सर वेर एवर प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इनकम टेक्स प्लेस, या इनकम जनरेट होती है। हम क्या निकाल रहे हैं? नेशनल इनकम। हमें किसकी इनकम निकालनी है? इंडिया की। तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी पता करना जरूरी है। तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या आता है? इधर आइए ध्यान से, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स। क्या आता है? पॉलिटिकल फ्रंटियर्स। लेकिन केवल पॉलिटिकल फ्रंटियर्स आता है क्या? नहीं सर, इकोनॉमिक्स में डिफाइन किया गया इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब कोई सा भी एरिया विच इज फ्रीली एडमिनिस्ट्रेड बाय इट्स गवर्नमेंट और उसके लोग वहां पे फ्रीली बिजनेस कर सकते हैं। मतलब जहां जहां पे हमारी चलेगी। तो इसलिए डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या क्या आया? सर देश का एरिया तो आएगा, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, प्लस ships and aircrafts, fishing vessel, oil rigs, natural gas, these tools are operated by residents of the country, plus हमारी एम्बेसी, हमारे कॉन्सुलेट, हमारे मिलिट्री कैंप्स लोकेटेड अब्रॉड। किसका पार्ट? हमारा। हमारा क्या पार्ट नहीं सर? सिमिलरली बाहर की एम्बेसी, बाहर की कॉन्सुलेट, बाहर के मिलिट्री कैंप्स जो इंडिया के अंदर है वो इंडिया का पार्ट नहीं होंगे। और क्या कहनी है? ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। हमने देखा सर कैसे पता करना है। सीधी सी बात, हम देखेंगे प्रोडक्शन एक्टिविटी हुई तो इनकम हुई। हम देखेंगे प्रोडक्शन एक्टिविटी किधर हुई या कहां हुई, किसने कहीं नहीं, कहां हुई या किधर हुई। अगर डोमेस्टिक टेरिटरी में हुई तो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट, नहीं हुई तो नॉट इंक्लूडेड। देखिए प्रॉफिट अर्न बाय रिलायंस इन महाराष्ट्र। ए महाराष्ट्र किधर? डोमेस्टिक टेरिटरी। यस। बोबू का बड़ा डोमेस्टिक टेरिटरी। यस। सैलरी रिसीव्ड बाय होनोलुलु रेसिडेंट्स in Indian embassy located in Honolulu. Indian embassy located in Honolulu डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है सर, इसलिए यस। अगला आया सैलरी बाय इंडियंस इन जापानीज एम्बेसी लोकेटेड इन चांदनी चौक। चांदनी चौक हमारा पार्ट है, लेकिन जापानीज एम्बेसी जापान का पार्ट है, इसलिए वो हमारी डोमेस्टिक इनकम के अंदर नहीं आएगी। अगला प्रॉफिट अर्न बाय एस इंस्टीट्यूट इन दुबई। दुबई हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट किधर आएगा? दुबई के अंदर, हमारी इनकम के अंदर नहीं आएगा। समझ आया सबको? पक्का? एक चीज करिए, सब एक लोग इधर अपना नेम और स्कूल लिख दीजिए जब तक, नेम एंड स्कूल। अच्छा हम कैसे पढ़ेंगे मैं आपको एक बता देता हूं। यू विल गेट दिस बुक, कलरफुल बुक है, ये लास्ट ईयर की है, इस साल अपडेट है जो आपको कल तक मिल जाएगी। अब इसके अंदर अब सुनना, 11th में क्या होता था? स्कूल के टीचर पेपर बनाते थे तो हमारे को वो रिफ्रेशर देखनी पड़ती थी। 12th में पेपर कौन बनाएगा? बोर्ड्स बनाएगा। सीबीएसई बनाएगा। सीबीएसई किस पे पेपर बनाता है? एनसीईआरटी के ऊपर। तो दिस बुक इज टोटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। 2 बुक्स है इकोनॉमिक्स की, एक नहीं है 2 है, पहले बताता हूं। हर चैप्टर के बाद यू विल फाइंड क्वेश्चंस लाइक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, केस स्टडी, डायरेक्ट क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स। ये कर लिया, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, हम इस बार 5 बार मिनिमम सिलेबस रिवाइज करेंगे। 5 बार मिनिमम सिलेबस रिवाइज करेंगे। अभी जो प्रेजेंट 12th हुई थी, जिनने एग्जाम जस्ट दिया है इकोनॉमिक्स का, उनसे भी पूछना 5 बार उनका सिलेबस रिवाइज हुआ है, इंक्लूडिंग बोर्ड्स के टाइम पे भी सिलेबस रिवाइज हुआ है। सिलेबस रिवाइज करेंगे, फिर हर चैप्टर के बाद टेस्ट तो होगा ही, इसके बाद अलग से पूरा जब कोर्स हो जाएगा तो फुल टेस्ट सीरीज भी आपकी चलेगी। ठीक है क्या? समझ आया आप सबको? मिलेंगे कल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।